हेलो दोस्तों, स्टडी IQ CS में आपका स्वागत है। और मैं हूं निर्मल। आज हमारे इंडियन पॉलिटी की क्लास 14 है, जहां पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सेकेंड फंडामेंटल राइट यानी राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो क्लासेस में जो सारा कंटेंट है वो इंग्लिश में रहेगा, बट इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा पूरा हिंदी में रहेगा। सो दोस्तों, ये है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं और आप हमारे जो चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो डिस्कशन है वो सेकेंड फंडामेंटल राइट के ऊपर है ना। कौन सा है हमारा सेकेंड फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कौन सा? दूसरा वो है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। कहाँ से कहाँ तक? ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। जो राइट टू फ्रीडम है वो क्या प्रोवाइड करता है? एक गारंटी देता है। क्या प्रोवाइड करता है? एक गारंटी प्रोवाइड करता है, एक गारंटी प्रदान करता है। किस बारे में गारंटी? किसकी गारंटी? इस स्वतंत्रता की गारंटी। किसकी गारंटी है? स्वतंत्रता की गारंटी यानी फ्रीडम की। कौन सा फ्रीडम? किस बारे में फ्रीडम? तो फ्रीडम किसकी? कि हर सभी नागरिक को एक अच्छी लाइफ जीने का अधिकार है। वो कैसी लाइफ? डिग्निटी के साथ वाली लाइफ, यानी डिग्निटी यानी गरिमा के साथ जीने का सबको यहाँ पर अधिकार है। ये आर्टिकल ये प्रावधान किस किस आर्टिकल में दिया है? ये प्रावधान दिया है आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 22। हमारा भारत के संविधान में ये दिया गया है। हम सारे आर्टिकल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है पूरा आर्टिकल्स की लिस्ट जो सेकेंड फंडामेंटल राइट में आती है, यानी दूसरे मौलिक अधिकार में ये आती है। कौन कौन से? देखिए, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 20 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21A। इसको बाद में संविधान संशोधन करके 8 किया गया। कौन सा संविधान संशोधन किया था? 86 है ना। वो एक आता है आर्टिकल 22। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 19। देखिए, एक बात और आपको बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। जो आर्टिकल 19 है ना, वो राष्ट्रीय आपातकाल के समय यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान क्या हो सकता है? उस पर प्रतिबंध लग सकता है। अब कौन कौन सा आर्टिकल से इसमें क्या क्या प्रावधान है इसमें वो देखिए। आर्टिकल 19 का फर्स्ट प्रावधान देखते हैं। इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या है इसमें? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी स्टेट यानी जो राज्य गारंटी देती है कि आप क्या कर सकते हो? अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हो, है ना। एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 19। बट इसका मतलब ये नहीं, यदि आपको बोलने की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता मिली है ना, आपको अभिव्यक्त कर सकते हो अपने आप को, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा चौराहे पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो भारत मुर्दाबाद या फिर भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? यदि आप ऐसा करोगे तो राज्य आप पे उचित कार्यवाही कर सकती है। इस आर्टिकल को चाहे तो सरकार क्या कर सकती है? इस पर प्रतिबंध लगा सकती है ना। कैसे प्रतिबंध? कि यदि वो मामला किस पर गई, हमारा राष्ट्र की सुरक्षा के ऊपर है ना, या राज्य की सोवरेनिटी को भंग कर रहा है वो, है ना, या फिर किसी प्रकार का कोई रिलेशन उनको क्या कर रहा है? ये बिगाड़ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या कर सकती है? जो राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रावधान इसमें फ्रीडम टू असेंबल यानी इकट्ठा होने का अधिकार। ये जो प्रावधान है ना, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का क्या देता है? अधिकार देता है। शांतिपूर्वक यानी आप किसी प्रकार का वेपन यदि आपके हाथ में हुआ, यदि किसी भी प्रकार का कोई वेपन आपके हाथ में हुआ तो सरकार यानी राज्य आप पे क्या कर सकती है? कार्रवाई कर सकती है। और राज्य क्या है इसमें? यानी पुलिस आप पर कार्रवाई कर सकती है। सरकार चाहे तो उस पर भी क्या लगा सकती है? उचित प्रतिबंध लगा सकती है। कब? राष्ट्रीय आपातकाल के समय, या फिर कोई पब्लिक ऑर्डर को भंग करता है,
या देश की जो इंटीग्रिटी डिग्निटी को बिगाड़ता है, देश की गरिमा को भंग करता है, तो इस स्थिति में क्या कर सकती है, इस कंडीशन में क्या कर सकती है सरकार, इस आर्टिकल को प्रतिबंध कर सकती है। सॉरी, प्रतिबंध सस्पेंड कर सकती है ना, कुछ समय के लिए इसको सस्पेंड कर सकती है। चलो, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी आपको एसोसिएशन एक बनाने का भी क्या है, अधिकार है। बट सरकार चाहे तो वो इस पर क्या लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, उचित प्रतिबंध लगा सकती है। कारण वही सब रहेंगे जो पिछले प्रावधान में रहेंगे, वही सब के सब इसमें प्रावधान है। और ये जो फ्रीडम है, ये जो स्वतंत्रता है, किसको दी गई है, ये वर्कर्स को दी गई है, ताकि वो एक अपना एसोसिएशन बना सके, है ना। रहता है ना सभी का, ऑटो वालों का अलग एसोसिएशन रहता है, जो मजदूर रहता है उनका एसोसिएशन रहता है ना, जो किसान लोग रहते हैं, मतलब सबका अपना अपना एक एसोसिएशन रहता है या संगठन रहता है ना। तो कौन देता है स्वतंत्रता, तो ये देता है आर्टिकल 19। अब आता है आर्टिकल 19 का अगला प्रावधान, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, यानी कहीं पर भी घूमने का अधिकार। सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन मूव फ्री थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक भारत के किसी भी राज्य में क्या कर सकता है, घूम सकता है। यदि हाँ भारत से बाहर जाना चाहे तो उसको क्या लगता है, पासपोर्ट या वीज़ा लगता है, उसको क्या लगती है, उसमें एक परमिशन लगती है। बट इस राइट को चाहे तो रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है। किस मामले में प्रतिबंध लगा सकती है, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी जो जनजाति है उनकी सुरक्षा के लिए भी क्या लगा सकती है, इस आर्टिकल में, इस प्रावधान में प्रतिबंध लगा सकती है। यदि मान लो कोई जनजाति नहीं चाहती कि बाहर का आदमी उनके क्षेत्र में आए, तो क्या कर सकती है सरकार, प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, यानी कहीं पर भी बस जाने का या सेटल होने का क्या है, आपको अधिकार है। यदि आप ऐसे नागरिक हो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है, तो आपको सरकार रोक सकती है। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय ये जो अनुच्छेद है, ये जो इसके जो प्रावधान है, वो क्या हो सकते हैं, प्रतिबंध या सरकार उनको सस्पेंड कर सकती है। अब आता है अगला प्रावधान, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी आपको देश के किसी भी क्षेत्र में व्यवसाय या फिर बिजनेस करने का क्या है, आपको अधिकार है। बट कंडीशन ये है कि वो बिजनेस क्या नहीं चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, यानी बिजनेस या व्यवसाय पूरी तरह से क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। और यह प्रावधान किसी भी राज्य को नहीं रोकता है कि वो इस बारे में क्या बनाए, कानून बनाए। यानी राज्य सरकार चाहे तो क्वालिफिकेशन के ऊपर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। यानी आपको कोई बिजनेस करना हो, यदि आपको कोई बिजनेस करना हो तो क्या चाहिए, आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। सो दोस्तों, ये था पूरा आर्टिकल 19। अब हम चलते हैं आर्टिकल 20 की ओर। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, ये एक्चुअली सुरक्षा प्रदान करता है। किस मामले में, यदि आपने कोई अपराध किया है तो उसके मामले में क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो उसमें 3 तरह की सुरक्षा दी गई। कितनी तरह की, 3 तरह की सुरक्षा दी गई है। कौन कौन सी, पहले देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेगिस्लेशन। समझिए इसका मतलब, मान लो आपने कोई अपराध किया है, अपराध किया है, आपने किसी की पेंसिल चुराई। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, देखिए, आपने किसी की पेंसिल चुराई। यदि आपको आगे पुलिस अरेस्ट करने, क्या आगे पुलिस आपको अरेस्ट करने आ गई, तो आप क्या बोल सकते हो, मैंने क्या चुराई है, यहाँ पर एक पेंसिल चुराई है, और अभी तक पेंसिल चुराने पर कोई सज़ा मिले, इसका कोई कानून नहीं बनाया गया है। समझना, यानी इस पर कोई कानून नहीं बनाया गया है, तो क्या नहीं माना जाएगा, वो एक अपराध नहीं माना जाएगा। यदि किसी ने कोई अपराध किया है, यदि पुलिस अरेस्ट करने आती है, तो वो जब तक अरेस्ट
नहीं कर सकती जब तक पार्लियामेंट द्वारा या विधानसभाओं के द्वारा उस पर कोई कानून डिक्लेयर नहीं किया गया हो। डिक्लेयर मतलब घोषित नहीं किया गया हो। यदि मान लो सरकार ने बोल दिया कि इस पर कानून लेके आएगी तो वो क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। अपराध जब भी माना जाएगा जब किसी कानून का क्या हुआ हो, उल्लंघन हुआ हो। अब आता है डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी मतलब क्या होता है कि एक ही अपराध के लिए यानी सेम ऑफेंस के लिए 2 बार क्या नहीं मिल सकती, सज़ा नहीं मिल सकती। यानी आपने क्या करा था, यानी पहले पेंसिल चुरा ली, फिर क्या करा, वापस से दूसरे की वो पेंसिल चुरा ली, क्या 2 बार सज़ा मिलेगी? नहीं, उसकी सज़ा क्या मिलेगी, एक ही बार मिलेगी, चाहे वो सेम ऑफेंस क्यों ना हो। यानी सेम अपराध 2 बार किया गया ना हो, चाहे वो अपराध कितनी बार किया गया हो, 2 बार किया गया हो। अब आता है प्रोविज़न अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। क्या है मतलब, यदि पुलिस आपसे क्या करती है, इंक्वायरी करती है ना। यदि पुलिस आपसे इंक्वायरी करती है और आप क्या देते हो, अपने खिलाफ बयान दे देते हो, तो वो न्यायालय में क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा किसी भी स्थिति में। यानी खुद के द्वारा दिया गया बयान किसी भी न्यायालय में क्या नहीं होता है, मान्य नहीं होता है। ठीक है, अब ये थे तीनों तरह की क्या थी, सुरक्षा थी, जो किस आर्टिकल में दी गई थी, आर्टिकल 20 में दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि नो पर्सन शाल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट। यानी राज्यों के द्वारा किसी भी नागरिक की या किसी व्यक्ति की उसकी पर्सनल लिबर्टी, उसके प्राण से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता, है ना। यदि इस पर कोई लॉ बनाया, यानी प्रोसेसर एस्टैब्लिश बाय लॉ, यदि कोई कानून बनाया तो उसके अलावा उसके अतिरिक्त क्या नहीं कर सकती, उसको वंचित नहीं कर सकती। ठीक है, समय समय पे आके इस आर्टिकल में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। वो क्या क्या बदलाव थे वो मैं पढ़ाऊँगा अभी आगे। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बता चुका हूँ कि कोई भी किसी व्यक्ति को प्रोसेसर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अतिरिक्त किसी को भी उसकी प्राण और देहित स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, दिस फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन, सिटीजन एंड फॉरेनर अलाइक। यानी इसका मतलब समझना, ये जो मौलिक अधिकार है वो सभी के लिए, चाहे वो देश का नागरिक हो या ना हो। मतलब ये अधिकार फॉरेनर को भी दिया गया और भारत के नागरिकों को भी दिया गया है। ये आर्टिकल 2 तरह के अधिकार प्रोवाइड करता है। कौन कौन से, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी यानी जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी यानी खुद की स्वतंत्रता का अधिकार। वो दोनों कैसे अधिकार माने जाते हैं, प्राकृतिक अधिकार माने जाते हैं। और देखो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन को क्या है, एक गरिमा के साथ जीने का अधिकार और उसकी खुद की भी क्या है, एक आज़ादी है। थोड़ा ना हर छोटे छोटे काम, हर छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वो सरकार से पूछ के करेगा। तो क्या कर दिया, जो संविधान निर्माता थे उन्होंने एक क्या रख दिया, ऐसा प्रावधान रख दिया, ऐसा प्रावधान उन्होंने कर दिया जिसमें क्या बोल दिया उन्होंने, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का आपको भी क्या है, अधिकार है। और क्या क्या अधिकार है इसमें, देखिए, राइट टू प्राइवेसी यानी सरकार आपके फ़ोन टैप नहीं कर सकती, आपका इंटरनेट बंद नहीं कर सकती, आपकी सोशल मीडिया साइट पे जाकर, आपकी सोशल आईडीज़ पे जाके आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चुरा सकती, कोई भी जानकारी नहीं चुरा सकती। यदि कोई ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। गो टू अब्रॉड यानी आप किसी भी विदेश में जा सकते हो,
परमिशन देखो, परमिशन क्यों मांगते हैं, परमिशन यानी वीज़ा पासपोर्ट के लिए वो वाली परमिशन। ऐसा नहीं, सरकार आपको नहीं रोक सकती। राइट टू शेल्टर, कहीं भी घर बनाने का अधिकार है ना। सोशल जस्टिस का अधिकार है, यदि आपको हथकड़ी लगा तो उसके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, है ना। यदि आप जेल के अंदर ही मर जाते हो तो उसको, है ना, उसके खिलाफ भी कोई और जा सकता है ना। एजुकेशन, यदि फांसी लेट दी गई तो उसका भी अधिकार है ना। डॉक्टर असिस्टेंट यानी डॉक्टर को बुलाने का भी पूरा का पूरा अधिकार है आपको। पब्लिक हैंगे यानी पब्लिक में आपको क्या नहीं कर सकते, फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता, है ना। कल्चरल हेरिटेज को स्वच्छ देने का आपको पूरा अधिकार है ना। पोल्यूशन फ्री पीने मतलब स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा लेने का भी क्या है, पूरा अधिकार है ना। एक बच्चों को अपने विकास करने का पूरा अधिकार है ना। हेल्थ मेडिकल का पूरा अधिकार है। राइट टू एजुकेशन का अधिकार है ना। और ट्रायल का भी, मतलब यदि आपको कोई पुलिस अरेस्ट करती है तो आपको पूरी सुरक्षा प्रदान करेगी, तो वो भी क्या है, आपका एक अधिकार है। सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा अधिकार है। ऐसा नहीं अब ये मैं बोलना कि हम रात भर सोए दिन भर सोए, हमारे घर वाले क्यों रोक देते, तो ऐसा नहीं। यदि सरकार, यदि मान लो आपके सो रहे हो, रात को आके सरकार, रात को क्या आ जाती है, पुलिस है, राज्य आ जाती है, यानी पुलिस आ जाती है, तो क्या कर सकते हो उनके खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो। इसलिए आपको सोने का भी पूरा अधिकार है। दोस्तों ये था आर्टिकल 21, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में, और जैसे इसमें चेंजेस आते रहेंगे इसको अपडेट कर दिया जाएगा। अब आता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या देता है, ये मैं मानता हूँ बहुत ही बड़ा स्टेप था जो सरकार ने लिया था, है ना। जो पहले राइट टू एजुकेशन था वो किसका भाग था, पहले डीपीएस का था। बस कहीं ना कहीं डीपीएस में देखो एक ये निर्देश जारी करते हैं, निर्देश कैसे कि सरकार को ऐसा करना है, सरकार को ऐसा नहीं करना है, ये निर्देश है। यानी सरकार पे कोई क्या नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है ना। क्या नहीं है, कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है। तो सरकार ने क्या करा, एक आर्टिकल ले आई, उसको आर्टिकल को उठा के किस में रख दिया, फंडामेंटल राइट में रख दिया। अब क्या होगा, ये निर्देश से ना होकर क्या होगा, ये आदेश हो गया। क्या होगा, ये एक आदेश, यानी आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो क्या कहा गया इसमें, यानी इसमें कहा गया है, पहले तो ये समझो इसको कब लाया गया, इसको इंट्रोड्यूस किया गया 86वें संशोधन के द्वारा। 86 संविधान संशोधन किया था कब, 2002 में। जो क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन बिटवीन द एज ऑफ 16 एंड 14, यानी 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगी कौन, सरकार। अब देखो इसमें जो आपने देखा होगा, जो कुछ रिजर्वेशन सीट भी रहती है बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में 25%, तो उसका खर्चा भी कौन देती है, पूरा का पूरा राज्य सरकार देती है। इस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको मैं पूरा बताऊँगा कि राइट टू एजुकेशन के बारे में, है ना। उसमें क्या प्रावधान है, उसमें क्या कमियां हैं, जो अभी सरकार को क्या उसमें रिफॉर्म करना चाहिए। चलो ये आगे बढ़ते हैं, लास्ट आर्टिकल आज का, है ना। ये क्या डील करता है, यानी आपको कोई अरेस्ट करता है तो उसके बारे में क्या है, इसको इसमें क्या दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं। यानी यदि आपको कोई अरेस्ट करता है तो उसके बारे में क्या दी गई है, इसमें सुरक्षा दी गई है। किस कैसी सुरक्षा दी गई, देखिए, यदि आपको कोई अरेस्ट करना आता है, यानी पुलिस आपको अरेस्ट करने आती है, तो आपको पुलिस वालों को बताना होगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, आते हैं पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, कोई बताता ही नहीं है क्यों पकड़ा। अरे बताता हूँ, जेल में ले जाते हैं, फिर बहुत मारते हैं, फिर बताते हैं क्यों पकड़ा। तो ऐसा पुलिस वाले नहीं कर सकते। यदि आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं तो आपको उचित कारण बताना होगा। यदि कारण उचित नहीं हुआ तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यह अधिकार है, इसका अधिकार का सही यूज़ करिए। सेकेंड, यदि दूसरा और समझो प्रावधान, यदि
आपको अरेस्ट किया हो, वो कारण बता दिया, वो अरेस्ट कर लिया, तो 24 घंटे के अंदर आपको किसके सामने प्रस्तुत करना होगा? वहाँ के जो न्यायालय, जो नज़दीक न्यायालय, वहाँ पर आपको 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा? प्रस्तुत करना होगा। यदि ऐसा नहीं करती है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो, आपके लिए कोई और जा सकता है। फिर नेक्स्ट प्रावधान क्या है इसमें? अगला प्रावधान कि कोई भी यदि अरेस्ट किया गया है, यदि कोई अरेस्ट किया गया है और कस्टडी में रखा है, यदि उसको कस्टडी में रखा है तो यदि कस्टडी में कितने दिन रख सकते हो आप? 24 घंटे। 24 घंटे यानी एक दिन रख सकते हो। यदि इससे ज़्यादा रखा है तो उसका क्या बताना पड़ेगा? एक कारण बताना होगा। और उसको पहली बात तो कस्टडी में नहीं रख सकते 24 घंटे से ज़्यादा। यदि ये रखा है तो उसका उचित कारण बताना होगा। यदि नहीं बताया तो पुलिस वालों पे क्या हो सकती है? इस पर कार्रवाई हो सकती है। ये था हमारा पूरा सेकेंड फंडामेंटल राइट। जहाँ तक मैंने हो सकता है उसको पूरा डिटेल में बता दिया। कल मैं आपको एक वीडियो लेकर आऊँगा आर्टिकल 21 के ऊपर। किसके ऊपर? आर्टिकल 21 के ऊपर, जिसमें क्या बताऊँगा, आपने देखो आर्टिकल 21 में बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जो बाद में लाए गए, है ना। पहले किस पे आधारित था? ये प्रोसेसर एस्टैब्लिश बाय लॉ, है ना। यदि ऐसा कोई कानून है तो कानून जैसा भी हो आपको वो मानना पड़ेगा। बट बाद में क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वाले केस में क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आई, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसेसर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।